Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 23rd of June 2026. Starting with our first article, we will relate this article with GS1, Art and Culture. What is the news? News is आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दिए हैं राखीगढ़ी के स्केलेटन्स टू एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. इसमें हमने देखना है राखीगढ़ी कहाँ पर है. हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. यहाँ पे ये हरियाणा है तो यहाँ पे राखीगढ़ी है. कौन सा बेसिन पड़ता था यहाँ पे? घग्गर बेसिन. ये लार्जेस्ट नोन आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया में एंड यही एक ऐसी साइट है जहां से डीएनए एविडेंस पाए गए हैं. अगर हम ये स्केलेटन्स को अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डीएनए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे हम देख सकते हैं कि अभी भी लोगों में क्या उनकी एंसेस्ट्री चल रही है. एंड ऑल्सो राखीगढ़ी वॉज डिस्कवर्ड इन 1964 बाय डॉक्टर सूरज बान. हमें एक और नेम देखना है, वसंत शिंदे. ये कौन है? इन्होंने एक्सकवेशन की फ्रॉम 2011 to 2016 और अभी भी जो भी अमाउंट्स मिल रहे हैं इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट आर्टिकल GS1 से रिलेट करेंगे, अर्बन गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, GS3 से भी कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट. हमने ऑलरेडी कितनी बार देख लिया कि कितनी ज़्यादा फायर्स लग रही हैं आसपास. अभी रिसेंटली 15 डाई इन यूपी बिल्डिंग फायर और मोस्टली उसमें से स्टूडेंट्स थे. रीज़न क्या है इतनी ज़्यादा फायर्स लगने का? सबसे पहला रीज़न आ जाता है रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस. बिना फायर क्लियरेंस इग्नोर कर देते हैं बिल्डिंग कोड्स को. वीक एनफोर्समेंट है. देखो, सबसे पहले तो रेगुलेटरी में प्रॉब्लम है, रेगुलेशंस को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहे हैं. अगर थोड़ी सी रेगुलेशंस बनाई भी गई हैं तो उसकी एनफोर्समेंट वीक है, इरेगुलर है, फॉलो अप्स पुअर है. अब अगर हम एनफोर्समेंट का भी थोड़ा सा देख लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रिस्क है. हमने जितनी कैपेसिटी में एसीज लगाए हैं उसके कैपेसिटी के हिसाब से हमारे पास इतनी ज़्यादा वायरिंग नहीं है. फॉल्टी वायरिंग होती है, ओवरलोड हो जाता है एसी यूनिट्स, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं. और अभी भी जितनी गर्मी पड़ रही है तो शॉर्ट सर्किट्स होना बहुत कॉमन चीज है. इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की बात करें तो सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, ब्लॉक्ड कॉरिडोर्स हैं. अभी हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स में भी फायर लगी थी. अगर हम स्पेसिफिक रीजन देखें हॉस्पिटल में फायर लगने का, इज द ऑक्सीजन एनरिचमेंट, मेडिकल गैसेज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स. ये एकदम से स्पार्क, अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं पे स्पार्क हो जाए तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है. स्ट्रक्चरल इश्यूज देखें तो अलार्म्स नहीं है, एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, इमरजेंसी लाइटनिंग नहीं है, फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी. अगर फायर लग जाती है तो किसको हम रिस्पॉन्सिबल कहेंगे? ओनर को, कॉन्ट्रैक्टर को, लोकल बॉडीज को, फायर डिपार्टमेंट्स को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को? किसको? हम किसी को लायबल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ब्लेम शिफ्टिंग चल रही होती है. और रीसेंट एग्जांपल्स देखें तो B&B हमने देखा, होटल में फायर लगी थी, हॉस्पिटल में देखा, कोचिंग बिल्डिंग में देखा, अभी हमने ये यहाँ पे देख लिया. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेट करेंगे. दिस आर्टिकल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु की फिस्कल ऑटोनॉमी कम हो रही है, उसके बारे में कुछ रीजंस हैं. स्पेसिफिकली तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, पर हम इसको ओवरऑल देख सकते हैं क्या क्या रीजन स्टेट्स फेस कर रही है. सबसे पहले है रेवेन्यू डेफिसिट. अगर हम किसी भी स्टेट की बात कर लें, हम तमिलनाडु की बात करें, हम केरला की बात कर लें, हम पंजाब की बात कर लें, तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. क्यों रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर्स, जैसे कि सैलरीज, पेंशंस, ये कमिटेड है, हमें ये देने ही देने हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है. रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी. और अब बोरोइंग हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कमिटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए बोरोइंग कर रहे हैं, ना कि एसेट क्रिएशन के लिए. और जब भी एसेट क्रिएशन के लिए बोरोइंग नहीं होती है तो क्या होता है? वो कोई भी फ्रूटफुल एक्सपेंडिचर कहलाता ही नहीं है, उससे कुछ भी जनरेट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती है. वो सिर्फ एक हम कमिटेड एक्सपेंडिचर पे ही खर्चा करी जा रहे हैं, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ डेवलप नहीं हो रहा. नेक्स्ट रीजन इज रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी कम हो रही है स्टेट्स की. क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ GST. कुछ ऐसा था, पहले वैट था तो कुछ उनको टैक्सेस जाते थे, लेकिन GST की वजह से, और GST में भी अब हम न्यू चीज कर रहे हैं, हम रैशनलाइज कर देते हैं. अब रैशनलाइज कर देते हैं तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? स्टेट के रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा. पहले उसको ज्यादा मिल रहा था, कभी उसको कम मिलेगा, मतलब कुछ एक प्रेडिक्टिव पॉलिसी नहीं है. ठीक है. फिर सेकंड इज तमिलनाडु स्टेट ओन्ड टैक्स रेवेन्यू टू GDP रेशियो इज डिक्लाइनिंग. मतलब कि खुद का टैक्स भी उनका कम हो रहा है GDP के हिसाब से. उनका शेयर इन यूनियन टैक्स डेवोल्यूशन, ग्रांट्स इन एड, इसमें भी कम हो रहा है. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, दैट इज फाइनेंस कमीशन. वी हैव सीन कि अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया चेंज किया है. अब ये क्या क्राइटेरिया चेंज किया है इसको आप रिकॉल करो. अब ये क्राइटेरिया किसको फेवर कर रहा है? डिसएडवांटेज कर रहा है इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स को, और फेवर कर रहा है स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन और स्टेट्स विद मतलब जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है. तो इससे कौन सफ़र करेगा? एडवांस्ड स्टेट्स. फिर अगर हम इंटरनल बात करें, उनकी खुद की इकोनॉमी की बात करें तमिलनाडु की, तो उनमें रेवेन्यू लीक्स हैं. एग्जाम्पल में लीकेजेस इन माइनिंग रेवेन्यू असेसमेंट देखा गया. नेक्स्ट इज सेक्टोरल फिस्कल बर्डन्स. सब्सिडी लेड गवर्नेंस होनी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने फ्री में दे देना और भी सारी स्कीम्स फ्री में कर देनी, तो इससे क्या होगा? फिस्कल बर्डन ही बढ़ेगा.
स्पेसिफिक टू तमिलनाडु, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, और जहाँ पे भी एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे पैसे खर्चने पड़ेंगे, हमें पेंशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये वाला रीज़न ही हमारे इंडिया के लिए भी है कि आफ्टर 2040 हम भी ये फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एजिंग पॉपुलेशन तब तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2। नो वन शुड ओन द लॉ, वाई गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स शुड बी पब्लिक। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज कि कुछ स्टैंडर्ड जो बॉडीज इशू करती है, जैसे BIS, IRC, ये इजीली अवेलेबल नहीं है विदाउट पेमेंट। आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो आपको स्टैंडर्ड्स देंगे, आप उनको रीड कर सकते हो। पर ये स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग सेफ्टी, फूड सेफ्टी, वाटर क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल नेचुरली होना क्या चाहिए, प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि अगर कोई लॉ बाइंडिंग है, कोई स्टैंडर्ड्स बाइंडिंग है, तो सब पहले उनको पढ़े तो सही, फ्री होना चाहिए सबके लिए, ताकि वो पढ़ सकें। अगर वो पढ़ ही नहीं सकते हैं तो वो ओबे कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे, चैलेंज कैसे करेंगे। वे अहेड क्या है, अभी हम क्या सोच रहे हैं कि इसको हम चेंज करें, किसमें, जन विश्वास एक्ट 2023 में, और रिड्यूस करें ऐसे कंप्लाइंस बर्डन्स को। इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। द आर्टिकल वाज अबाउट डिजिटल सॉवरेनिटी। व्हाट इज डिजिटल सॉवरेनिटी? It is about controlling our own data, digital infrastructure as well as tech systems. Why it is important? Because अभी हमने देखा क्लॉड माइथोस का, ये कंपनी से इंडिया और भी देश, बाकी सारे देश भी सॉफ्टवेयर लेना चाहती थी AI का, लेकिन USA ने मना कर दिया कि तुम USA से बाहर ये किसी को नहीं दोगे। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे हमें पता लगा कि हम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। सो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई करता है, क्लाउड, सॉफ्टवेयर, डिफेंस टेक के लिए। इससे हम वल्नरेबल है टू एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे अभी USA में देखा हमने। सर्विस डिसरप्शंस हो सकती हैं, डेटा कंट्रोल या फिर डेटा लॉस हो सकता है। इश्यूज क्या आ सकते हैं, की रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि फॉरेन लॉज ओवरराइड कंट्रोल, मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ ले भी ली, आपने फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उसके ऊपर आपने बोल दिया कि इसका डेटा इंडिया में स्टोर होगा 6 मंथ्स के लिए, डेटा लोकलाइजेशन, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर तो बाहर की कंट्री का है, तो वो अपने लॉज लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होगा गवर्नेंस में और इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, डिफेंस वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। कैसे? अगर हम कोई मिसाइल लेकर आते हैं, उस मिसाइल का डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, ओरिजिन कंट्री। तो इससे क्या हो सकता है, वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं जिससे इंडिया की सारा डेटा लीक हो सके। तो इसमें क्या होगा, डिफेंस वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो डिनायल असेस दे सकते हैं, कभी भी चलता चलता बंद हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो कंट्रोल कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे चैलेंजेस हैं, क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर किस पे होगी, डेटा के बेसिस पे होगी, AI के बेसिस पे होगी, एंड सॉफ्टवेयर डोमिनेंस के बेसिस पे होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि CCTV सिस्टम्स अभी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं बिकॉज फॉरेन सॉफ्टवेयर था। ये इंपॉर्टेंट है, कारगिल वॉर वाला, हमें पता है ये वाला, जब हमने USA के GPS से स्ट्रेटेजिक लोकेशन मांगी थी, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग मैपिंग में एक फीचर होता है, वो हमने असेस मांगा था उसका, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। तो इंडिया ने कुछ लेसन सीखे और खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की। कौन सी? सबसे पहले हमने अपने UPI रुपए कार्ड लॉन्च किया। सेकेंडली, हम अपने नेविगेशन सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। थर्डली, हमने प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जैसे कि जोहो प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे अलग अलग हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो हम कंपनीज, कॉर्पोरेट यूज करते हैं। ये जोहो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग एप्स यूज करते हैं, उसको कंबाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर पे पुश कर रहे हैं, कैसे, सेमीकंडक्टर मिशन। देन एग्जांपल उन्होंने दी है कि हम USA और इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग हब इन गुजरात। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस, जिसने खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जारी किया, USA एग्जाम्पल है, जो कहीं पे भी आ सकती है, क्योंकि सबसे एडवांस लॉज इनके हैं, इन्वायरमेंट के लिए प्रोएक्टिव है, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें उसमें भी प्रोएक्टिव है। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें बूस्ट करना चाहिए R&D, क्योंकि करंटली हमारा कितना है, ओनली 0.7%, और ग्लोबली कितना है, 2%, बहुत कम है हमारा। तो प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस, क्यों, हमने देख लिया कि डिफेंस का अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं सिस्टम को, हम क्यों बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, इसीलिए बोलते हैं हम कि हमें आप बताओ कि जब हमारा सिस्टम कुछ गलत हो, आपके लोग आके ठीक ना करें, हम खुद से करें उसको, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ताकि आप हमें पता हो कि हमारे सिस्टम में डला क्या हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप्स, एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल, एंड इवन हमने राफेल का भी देखा था, जिसमें फ्रांस हमें टेक ट्रांसफर करेगा। एंड ऑल्सो डोमेस्टिक इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करो। आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। अ ट्रोजन
फोर्स हैज ब्रीच्ड द IITs। अब ये क्या प्रॉब्लम है, सिंपल में समझेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव, जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम मॉडर्न नॉलेज के साथ कोलैबोरेट करें, इंटीग्रेट करें। किसके अंडर है ये इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब हमने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया था? 2020 में। प्राइमरी एम क्या है? प्रमोट करना और प्रिजर्व करना इंडियन सिस्टम्स ऑफ नॉलेज। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, हमने कुछ स्कूल्स इस्टेब्लिश किए हैं टू प्रमोट सच नॉलेज। लेकिन इशू कहाँ पे आता है? इशू ये आता है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को किससे रिलेट कर रहे हैं? भूत विद्या, एस्ट्रोलॉजी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये चीज़ें एविडेंस बेस्ड नहीं है, हम माइथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमें अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करवाना है तो हमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। हम रिलाई कर रहे हैं कि स्मॉल सैंपल साइजेस के ऊपर कंफर्मेशन बायस है, तो ऐसे हमारे पास सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बस आर्टिकल वाज अबाउट दिस ओनली। फ्रॉम GS टू हेल्थ से रिलेट करेंगे। बेटर मॉनिटरिंग ऑफ सेल ऑफ बैन ड्रग्स इज असेंशियल। कौन सी ड्रग्स हमने बैन की है? हमने कुछ 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन किया है। अब ये ड्रग्स होती क्या है? ये ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम एक ही पिल में डाल देते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? हमें कम गोलियां लेनी पड़ेगी, और दूसरा बेटर कंप्लायंस होगा। जैसे कि टीबी ट्रीटमेंट में पेशेंट अगर एक गोली खानी होगी तो उसको इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लगेगा खाने के लिए, वो खा लेगा। अगर उसको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन दोगे वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमने बैन की है? क्योंकि हम अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर है लेकिन आपको वॉमिट नहीं है, लेकिन एक मेडिसिन है जिसमें ये दोनों की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि फीवर को तो ये ट्रीट कर रहा है लेकिन वॉमिट तो थी नहीं, उसके अगेंस्ट भी ये खड़ा है। तो इससे क्या होगा? एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम्स विद इरेशनल FTCs, अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर। अब हमें फीवर था, हमने वॉमिट की भी ले ली, हायर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट डोज एडजस्टमेंट हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया कि जो 330 ड्रग्स हमने बैन किए थे 2016 में, उसमें से 19% ड्रग्स ऐसे थे जो AMR कॉज कर रहे थे। वे अहेड क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, फैक्ट्स को एमर्ज जो हो रहे हैं उनको स्टडी करो, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और विगरस साइंटिफिक रिव्यू होना चाहिए, ना कि कमर्शियली अगर आपको ये वायबल लग रही है तो आप इसको बना रहे हो। आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। ब्रिक्स की NSA मीटिंग चल रही है। कहाँ पे है इस मीटिंग का? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स। ये ऐसा हमने फोकस क्यों रखा? हमने इसको डिप्लोमेटिक से बढ़कर और क्यों बात कर रहे हैं हम सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक की? क्योंकि वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है और इसमें हमारे पास ईरान भी है ब्रिक्स में, तो अब हम उनके साथ बात कर सकते हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स फॉर 2026, 1 ईयर की चेयरमैनशिप पे है। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। न्यूज़ बस इतनी है कि कोर सेक्टर की स्लो ग्रोथ हो रही है, बस इतना ही है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन इकोनॉमी की स्लो डाउन के ऊपर आया तो हम उसको एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ, कोर सेक्टर ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई थी 0.5% से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना है कि अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसकी एग्जांपल क्या है, उसका वो क्यों लिख रहे हैं। हम अपनी तरफ से पॉइंट नहीं बना रहे हैं। आया था न्यूज़ में कह लो या रिपोर्ट्स में आया था कि ये स्लो डाउन हो रहा है, तो इससे आपकी पॉइंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। बात करें कोर सेक्टर्स की, तो हमारे पास 8 कोर सेक्टर्स हैं। इसको याद कैसे करेंगे? मैंने ऐसे याद किया था, प्रेसकॉन, कैफे। प्रेसकॉन देखो, PR से आ जाएगा रिफाइनरीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। E से आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, S से आ जाएगा स्टील, कॉन C से आ जाएगा कोल, O से आ जाएगा ऑयल, N से आ जाएगा नेचुरल गैस। कैफे C से आ जाएगा सीमेंट, FE से आ जाएगा फर्टिलाइजर। और इसको हमने ऐसे ही याद करना है क्योंकि हमने इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट याद करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन देखो 2015 का PYQ देखो, क्या पूछा उन्होंने? इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाईएस्ट वेट? अब ये आप मुझे बताओ। बात करें इंडेक्स की तो IIP में 40% ऑफ वेट इन ही इंडस्ट्रीज का है। इसको कंपाइल कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अभी रिसेंटली बहुत सारे बेस ईयर्स चेंज हुए हैं, लेकिन याद रखना है इसका बेस ईयर चेंज नहीं हुआ, ये सेम ही है। नेक्स्ट आर्टिकल GS3 से रिलेट करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स इज एब्सेंट इन मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये क्यों आर्टिकल आया है, एडिटोरियल आया है? क्योंकि कल हमने देखा था अमोनिया गैस लीक हुई, उसके ऊपर आर्टिकल है। और तमिलनाडु में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ये केसेस हमने देखे पास्ट में, जहां पे अमोनिया गैस लीक हो चुकी है। अमोनिया गैस है क्या? कलरलेस है, हाईली पंजेंट है
और टॉक्सिक है। हमने ये भी देखा था कि रेफ्रिजरेशन में यूज होती है, -30 तक ये ठंडा कर सकती है और इंस्टेंटली ठंडा कर सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये एक्सपोजर होती है बाहर से। बॉडी भी बनाती है अमोनिया, लेकिन जब ये बाहर से आती है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इश्यूज क्या है इंडस्ट्रीज में, ऐसे बार बार लीक्स क्यों देखे जा रहे हैं? सबसे पहला है सेफ्टी लैब्स। हम केमिकल्स को कैसे हैंडल करते हैं ये मैटर करता है। एब्सेंस है अलार्म सिस्टम्स का और फायर हाइड्रेंट्स का। इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनएक्ट नहीं है। रेगुलेटरी लैप्सेस की बात करें, तमिलनाडु में ये पहला केस नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है। तो अगर हम पहले की शॉर्टकमिंग्स को दोबारा से नहीं ठीक कर रहे हैं तो फिर तो दोबारा से होगा ही ना। लैक अपडेटेड अप्रूवल्स फॉर सर्टन प्लांट इंस्टॉलेशंस। वीक एनफोर्समेंट है। अहेड की बात करें तो हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं, हम किसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? सबसे पहले हमें प्रिवेंटिव सेफ्टी मैकेनिज्म्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। हमें इंस्टॉल करना चाहिए अमोनिया गैस सेंसर्स को, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को, वाटर कर्टन्स को। ओवरऑल इंडिया के लेवल पे बात करें तो हमारे पास कौन से एक्ट्स हैं जिनमें सेफ्टी के बारे में लिखा है? फैक्ट्रीज एक्ट, एनवायरमेंट एक्ट और हजार्डस केमिकल्स मैनेजमेंट रूल्स। रिक्वायर्ड क्या है? स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेबर, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री का, मतलब कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। ये वाले तो सिंपल है, कुछ ये याद रख सकते हैं हम और कुछ हम ये स्पेसिफिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स आते हैं। नेट एफडीआई जंप्ड टू 6.6 बिलियन इन अप्रैल, हाईएस्ट इन नियरली 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के अगर हम अप्रैल के मंथ के एफडीआई देखें तो सबसे ज्यादा इस ईयर हुआ है। इसको हमने क्या याद करना है? सिर्फ ट्रेंड याद करना है कि हाँ थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रास लफान की बात आती है। रास लफान में क्या हुआ है? 12 इंडियंस डाइड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन इन कतर गैस प्लांट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटीज प्रेजेंट है। अगर हम मैप में देखें तो ये कतर है, यहाँ पे क्या है? ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे बहरीन है और यहाँ पे ये छोटा सा जो सिटी दिख रही है ये है रास लफान। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा, यहाँ पे दोहा। और अगर हम देखें कि ये कितनी पास है, ये यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, इसके भी पास है और यहाँ पे पूरा मैप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी पास है। तो ये याद रखना है रास लफान। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।